कि मतलब मुझे क्यों लाया है यहाँ पर, मुझे जहाँ से लाया है वहीं छोड़ आ। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब बहुत चिल्लाना एग्रेसिव के साथ और एकदम चिल्लाना उठा पटक करना और पूरा एकदम बिल्कुल परेशान कर दिया पूरे घर में सबको। तो इनको सभी ने रस्सी से बांध दिया बिस्तर में, पर ये इतना ज़्यादा इनके अंदर पावर आ गई थी, उन्होंने वो रस्सी को भी तोड़ दिया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। वैसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी से तो आपने भी प्यार किया होगा। प्यार एक ऐसा शब्द जिसकी परिभाषा आज भी हम नहीं जानते। बस हमें इतना पता है कि एक लड़का एक लड़की पहले मिलते हैं, फिर उनकी करीबियाँ, अट्रैक्शन, फिर समय बिताने के बाद प्यार। पुरानी पीढ़ी से लेके आज तक की जनरेशन प्यार को समझने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग शादी के बंधन में बंध जाते हैं, कुछ लोग अधूरे रह जाते हैं, और अधूरे प्यार की कहानी का अंत कभी कभार बहुत बुरा होता है। खैर, आज के इस इंसिडेंट को हर इंसान कहीं ना कहीं फील करेगा। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें काम्या ने भेजा है। काम्या जो कि वाराणसी की रहने वाली है। 2018 में उनके सामने ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ जब वो 18 साल की थी। अपने पूरे रियल इंसिडेंट में काम्या ने बताया कि अक्षय, हमारे चाचा ताऊ के घर ऐसे हैं जैसे ये हमारा घर, उससे बगल वाला ताऊ का घर, उससे बगल वाला फिर किसी और रिश्तेदार का घर। जैसे आप देखते हो कि गाँव में घर जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन छतें सेम सी होती है। मतलब आप ऊपर से देख सकते हो कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। काम्या ने बताया कि अक्षय, ये पूरा इंसिडेंट मेरे ताऊ जी के घर में हुआ, जो जस्ट हमारे बगल वाले घर में छत लगती थी, मतलब हम देख सकते थे। इन्होंने एक एक चीज़ मेंशन की कि मेरे ताऊ जी के 2 लड़के, बड़े वाले की शादी हो चुकी थी, छोटा वाला जो था वो एक लड़की के साथ 8 साल से रिलेशन में था। और काम्या इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाई थी। क्यों? जब काम्या 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में थी, तो जिस लड़की से ताऊ जी के छोटे वाले लड़के प्यार किया करते थे, वो सेम स्कूल में थी जहाँ पर काम्या पढ़ा करती थी। मतलब वो काम्या की सीनियर थी। तो वो जो लड़की थी उसको हम नाम दे देते हैं रोशनी, और जो लड़का है उसको नाम हम दे देते हैं जतिन। तो काम्या बताती है कि अक्षय, जो रोशनी थी वो हमारी सीनियर थी और वो मुझे चिट्ठियाँ दिया करती थी कि एक काम करना, अपने जतिन भैया को ये चिट्ठी जाके दे देना। काम्या ने कभी उन चिट्ठियों को पढ़ा नहीं, लेकिन जतिन तक उन्होंने उन चिट्ठियों को अच्छी तरीके से पहुँचा दिया था। जतिन और रोशनी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इनका इरादा था शादी करने का। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कास्ट बहुत मायने रखती है आज भी कुछ लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार उनकी जो इमेज है गांव में या फिर उनके रिलेटिव्स में वो बहुत ज़्यादा बिखर जाएगी। तो जो ताई जी थी उनके लिए ये मुद्दा सही में बहुत मायने रखता था। जो जतिन थे उन्होंने अपनी मम्मी को, मतलब जो काम्या की ताई जी हैं, उन्हें पहले से ही बता रखा था मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। जतिन जो कि अभी तो अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए थे, तो बार बार जो मम्मी पापा थे, मतलब ताऊ जी और ताई जी, हमेशा जतिन को ये समझाते थे कि बेटा कुछ कर ले, पैरों पे खड़ा हो जा, उसके बाद तू अपनी मर्जी से शादी कर लियो। लेकिन एक चीज़ जो जतिन को हमेशा समझाई जाती थी कि कास्ट जो है बहुत मायने रखती है। लेकिन जतिन जो रोशनी के प्यार में थे, उन्हें लग रहा था कि एक दिन तो आएगा जब मेरे घर वाले मान जाएंगे। जतिन ने अपने घर वालों को रोशनी के बारे में बता दिया कि उसकी कास्ट जो है वो ये है। तो हुआ क्या, जो ताई जी थी पहले तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया जतिन पे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुझे क्या लगता है कि हम ऐसे ही शादी कर देंगे? मोहल्ला मायने नहीं रखता है, रिश्तेदारी मायने नहीं रखती। और जतिन को उन्होंने बहुत डांटा। तो जतिन को रोशनी पर पूरा भरोसा था। जतिन को ये लगता था कि जब मेरी मम्मी के सामने रोशनी आएंगी तो वो मेरी मम्मी को कैसे न कैसे कन्विंस कर लेंगी, क्योंकि रोशनी दिखने में सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा संस्कारी थी, उनके अंदर कोई भी कमी नहीं थी। बस घर परिवार में एक दिक्कत थी, रोशनी के पापा इस दुनिया में अभी नहीं थे। उनका काफ़ी टाइम पहले एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। तो रोशनी अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी, उनकी मम्मी कहीं पे जॉब किया करती थी। तो एक दिन जब ताऊ जी घर पे नहीं थे, जतिन भी घर पे नहीं थे, तो क्या हुआ, ताई जी ने
जतिन को बोला कि एक काम करो, रोशनी और उनकी मम्मी को बोलो मेरे से आके मिले। जब रोशनी और उनकी मम्मी ताई जी से आके मिलते हैं तो जैसे कि काम्या तो देख ही रही थी कि हमारी होने वाली जो है घर की कोई महिला आने वाली है, मतलब घर की बहू आने वाली है, तो काम्या ऊपर से सारी चीज़ें देख रही थी। और कुछ और भी लेडीज़ थी जो ताई जी के साथ बैठी हुई थी। उस टाइम पर ना तो जतिन घर में थे, ना जतिन के भाई घर में थे, भाभी घर में थी, बच्ची घर में थी, पर मेल कोई भी नहीं था। ताई जी ने क्या करा, बुलाया, उनसे पानी तक का नहीं पूछा और सीधा सीधा उन्हें जलील करना शुरू कर दिया कि बिना बाप की लड़की है, बिगड़ी हुई होगी। और इतना जलील कर दिया, इतना ज़्यादा जलील कर दिया कि उस टाइम पर जो काम्या है उन्होंने देखा कि जो लड़की थी रोशनी वो लगभग रो ही गई थी। तो काम्या ने इस चीज़ को देखा कि जो लड़की की मम्मी थी, मतलब रोशनी की मम्मी थी, उन्होंने रोशनी को उठाया और बोल दिया कि इस घर में बेटा तेरा रिश्ता नहीं होगा, अब तुझे तेरे प्यार को भुलाना पड़ेगा और इस चीज़ की सज़ा इन सबको मिलेगी। वहाँ से रोशनी अपनी मम्मी के साथ चली गई। जतिन को ये बात पता चली। जतिन ने रोशनी को कॉल किया और रोशनी से बातचीत की कि घर पे हुआ क्या है। तो रोशनी ने एक एक चीज़ खुल के बता दी कि बहुत सारी लेडीज़ बैठी थी, मेरी मम्मी की बेइज्जती हुई, मेरी बेइज्जती हुई। और वहाँ से फिर हम उठ के आ गए। हमसे ना तो पानी का पूछा गया, मेरे से ही कह देते, मतलब रोशनी बार बार बोल रही थी जतिन को कि आपकी मम्मी अगर मुझे ही बोल देती मैं घर के काम कर देती। मेरी मम्मी से पानी तक के लिए नहीं पूछा, जलील करके हमें वहाँ से भेजा सारी औरतों ने। आपकी भाभी भी वहीं खड़ी थी। जतिन ने रोशनी से रिक्वेस्ट की कि क्या एक बार हम मिल के बात कर सकते हैं। जतिन रोशनी से मिलते हैं और रोशनी रो रही थी, वहाँ पर बिलक बिलक के रो रही थी कि मैं रिश्ते के लिए भीख मांगने गई थी। मुझे अंदाज़ा तो था कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरीके से जलील करके घर से निकाल दिया जाएगा ये नहीं पता था। मेरी मम्मी को भी जलील किया, अब बताओ क्या रह गया। ये ही सही रहेगा कि हम अपने अपने रास्ते हो ले। ये बोल के रोशनी रोती हुई वहाँ से निकल गई। जब जतिन रोशनी से मिल लिए तो उन्हें सारी सच्चाई का पता चल गया। जतिन सबसे पहले जाते हैं अल्कोहल शॉप पर, वहाँ से अपने लिए कुछ दारू मदिरा जो भी चीज़ उन्होंने खरीदी, उन्होंने इतनी बुरी तरीके से पी, इतनी बुरी तरीके से पी कि वो अपना होश ही गवा बैठे। राजघाट के पुल पर जहाँ से गंगा मैया निकलती है, उन्होंने क्या किया, वहाँ से अपना लैपटॉप फेंक दिया। और ये चीज़ एक पुलिस वाले ने ऑब्जर्व कर ली। पुलिस वाले ने देखा कि ये जो लड़का है ये पूरे नशे में है और इसने क्या करा, चलती गंगा मैया में अपना लैपटॉप फेंक दिया। और जैसे ये हरकत हुई वहीं पर एक झटका लगा इनके पैर पे और वहीं पर जो है जतिन वहाँ पर बेहोश हो गए। इनकी जेब में इनका फ़ोन था। पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, इनका थंब प्रिंट लिया, इनके पापा को फ़ोन मिलाया और पापा को बता दिया कि आपका लड़का जो है राजघाट के पुल पर बेहोश पड़ा है, इसने अपना लैपटॉप जो है वो यहाँ पर फेंक दिया, तो आप प्लीज़ यहाँ पर आइए और इसे लेके चले जाइए, इससे पहले इसके साथ कोई लूट पाट की वारदात हो जाए। जो ताऊ जी थे काम्या के, वो फटाफट से एक्शन में आते हैं, राजघाट पुल पर पहुँचते हैं और अपने लड़के को अपने घर लेके आ जाते हैं। जतिन बिल्कुल भी होश में नहीं थे, पर एक चीज़ जो सब ने ऑब्जर्व करी, क्योंकि सब टेंशन में थे, काम्या के घर वाले भी टेंशन में थे, दूसरे रिलेटिव्स भी टेंशन में थे, तो वहाँ पर जैसे एक भीड़ भड़क्का सा हो गया था, क्योंकि सबको लग रहा था कि जतिन सुसाइड अटैम्प्ट करने गए हैं, मतलब खुद को जान से ख़त्म करने गए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं था। लेकिन जब जतिन को घर लाया गया तो सब ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जितने भी रिलेटिव्स बैठे थे, कि जतिन सबको देखने लग रहे थे और जतिन की आंखें भट्ट लाल थी, थोड़ी सी ऊपर चढ़ी हुई और थोड़ी लाल। ऐसा लग रहा था कि जैसे जतिन आया है लेकिन पूरे नशे में है। जतिन को खाना दिया गया, जतिन ने खाना नहीं खाया। अप्रॉक्सीमेटली रात के 9:30 बज गए थे और जतिन सीधा सो गए। जतिन सुबह उठे, उन्होंने किसी से बात नहीं की, किसी की तरफ देखा भी नहीं। वो अपने कमरे में बस इस तरीके से बैठे रहे जैसे घुटनों के बीच में सर डाल के बैठे रहते हैं, उस तरीके से, और उन्होंने किसी से बात नहीं की। उनकी जो मम्मी थी, काम्या की ताई जी, वो उनके लिए खाना लेकर गई, उन्होंने खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की। उनकी मम्मी ने खूब समझाने की कोशिश की कि बेटा देखो दूसरी जात की थी, हमारी बेइज्जती हो जाती, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, लेकिन जतिन ने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। सबको लगा कि जतिन को मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो जतिन को उस कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। शाम हुई, जैसे ही 8 बजे कुछ रिलेटिव्स थे घर में जो आपस में बातचीत कर रहे थे कि जतिन की शादी हम करवाएंगे, बहुत धूमधाम से करवाएंगे, बहुत अच्छी लड़की से करवाएंगे। तभी जतिन के आगे दोबारा खाना रखा गया। ताई जी ने खाना रखा कि बेटा खाना खा ले। जतिन ने 1 सेकंड में प्लेट पकड़ के अपनी माँ के ऊपर फेंक के मारी और चिल्ला के बोले कि मुझे कौन लेकर आया यहाँ पर, मुझे जहाँ से लाए हो मुझे वहीं पर छोड़ के आ जाओ। घर वालों ने ये चीज़ सुनी और घर वालों की हालत ख़राब हो गई। जतिन अचानक से बेड से उठे और चिल्लाते हुए बाहर आए कि मुझे वापस जाने दो, मुझे क्यों लेके आए हो यहाँ पर, मैं किसी का सगा नहीं हूँ, मैं कोई जतिन नहीं हूँ। जतिन ने भागने की कोशिश करी बाहर,
तो जितने भी वहाँ पर लोग बैठे थे उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी। जतिन किसी के भी हाथ में नहीं आ रहे थे। मोहल्ले से कुछ लोग आए जिन्होंने जतिन को पकड़ा और वहाँ पर जतिन को रस्सी से बांध दिया, क्योंकि जतिन सही में किसी के हाथ आ ही नहीं रहे थे। वो हर इंसान को ऐसे फेंक रहे थे जैसे हाथ में कोई रबड़ आ गया या शार्पनर आ गया, कोई पेंसिल आ गई। इतने में क्या हुआ, जो जतिन के पापा थे, बिलीव मी, जिस तरीके से काम्या ने बताया कि अक्षय जतिन के जो पापा थे ना वो 6'5" हैं, इतने हट्टे कट्टे हैं, वो जतिन की तरफ भागे। जतिन ने क्या करा, अपने पापा को इतनी ज़ोर का धक्का मारा। पहले तो उनके पापा जब गिरे पीछे तो उन्हें गुस्सा आया कि मेरे लड़के ने मुझे धक्का कैसे मारा, और जब वो आगे बढ़े फिर दोबारा जतिन को पकड़ने के लिए, जतिन ने सबके सामने उनका गला पकड़ा और हवा में उठा दिया। यहाँ पर काम्या ने कॉमेंट ऐड करा कि अक्षय बिलीव मी, मैंने छुप के देख रही थी, लेकिन लिटरली मेरी पिंडियाँ काँप रही थी पैर की कि ये मैंने क्या देख लिया। ये होने के बाद जैसे मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है कि भाई इनके घर में क्या हो गया, इनके घर में क्या हो गया, हुआ क्या है, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। इतने में जतिन ने क्या करा, देखा वहाँ पर जैसे आप देखते हैं पुराने टाइम की वो टीवी ट्रॉली रखी होती है जो कांच की बनी होती है, जिसके नीचे कांच लगा होता है, उस पर खींच के मारा कांच पे हाथ, और अपना हाथ वहाँ पर खच्च करके उन्होंने काटा। वहाँ से रक्त बहना शुरू हुआ। तो वहाँ पर जो कुछ रिलेटिव थे, कुछ तो अपने घर भागे और कुछ भागे जो नियरेस्ट क्लिनिक थी वहाँ पर, डॉक्टर को फटाफट पकड़ के लेके आए घर पे, और उन्होंने दिखाया कि जतिन की यह हालत हो रखी है। तो जब रक्त बह रहा था तो शरीर में कमजोरी की वजह से जतिन बेड का सहारा लेके बस यही बोल रहे थे, मुझे वहीं छोड़ के आ जाओ, मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं मुझे वापस जाना है। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने क्या करा, इंजेक्शन लगाया नींद का, और उसके बाद इनके हाथ पे पट्टी बांधनी शुरू करी। पट्टी बांधने के बाद जतिन जैसे ऐसे हो गए थे बिल्कुल कि उनकी शरीर की शक्ति खत्म हो गई थी, लेकिन अभी भी सब सोचने लग रहे थे ये हुआ क्या है। सबसे पहले सबसे करीबी जो भी तांत्रिक पंडित मिलता उसको ढूंढना शुरू करा। इनके घर के पास एक दरगाह थी, वहाँ से एक मौलाना को लाया गया। वो मौलाना आते हैं और मौलाना जैसे ही देखते घर की हालत वो समझ जाते कि भाई चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई है, क्योंकि सामान पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, चीज़ें अफरा तफरी हो रखी है, लोग डरे हुए हैं। तो जब जतिन उस टाइम पर जब बैठे हुए थे बेड का सहारा लेके, तो मौलाना आगे आते हैं और मौलाना अपना झाड़ फूँक शुरू करते हैं, जैसे पूछना शुरू करते हैं कौन है मुझे बता। तो एकदम से जो जतिन थे वो मुँह पर करते हैं और सीधे यही बोलते हैं, मैं भी मौलाना, कैसा लग रहा है मौलाना। सामने जो मौलाना थे उनकी सिट्टी पिट्टी हो गई गुम, क्योंकि वो एक सेकंड में पहचान गई कि ये कौन इंसान है। वो जो मौलाना आए थे उन्होंने ये बोल दिया कि बहुत गलत चीज़ लग गई। ये जानते थे कि जिस मौलाना की शक्ति या जिस मौलाना की एंटिटी जतिन के अंदर आ रखी है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उन मौलाना ने अपना सामान उठाया, उन्होंने बस इतना पूछा कि आप इतना बता दो कि आप इसके अंदर कैसे आ गए। तो जो मौलाना जतिन के अंदर आए थे, जो एंटिटी जतिन के अंदर आई थी मौलाना की, उन्होंने बताना शुरू करा कि ये कब्रिस्तान में गया, इसने पी रखी थी, इसे ये भी नहीं पता था ये कहाँ पर क्या कर रहा है, इसने मेरी कब्र पे मूत दिया, अब मैं इसे लेके जाऊँगा, अगर कोई मेरे बीच में आया मैं इस पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। वो जो मौलाना आए थे उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि इस लड़के को कोई भी नहीं बचा सकता। 3 चीज़ें होंगी, या तो इसकी याददाश्त जाएगी, या फिर ये किसी क्राइम की दुनिया में उतर जाएगा, या फिर ये जो मौलाना इनके अंदर है जिनकी कब्र पे इसने टॉयलेट कर दिया वो इसे लेके जाएंगे। घर वाले तीनों सिचुएशन समझने ही लग रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या हुआ। एकदम से मौलाना वहाँ बस्ता उठा के निकलते जो बाहर से आए थे, और जतिन के अंदर जो एंटिटी आई थी मौलाना की वो उठती है और सारा सामान तितर बितर फेंकना शुरू, और फिर दोबारा घर के बाहर भागना शुरू। रोकने के लिए बड़ी मुश्किल से पकड़ कर जो है जतिन को अंदर ले जाया गया और जतिन को लोहे की चेनों से बांध दिया गया। वहाँ पर जिस तरीके से इन्हें बांध दिया गया चेनों से, उस टाइम पर सबकी नज़रें बस ऐसे थी कि जतिन कैसे ठीक होंगे, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो जब सब आपस में बातचीत कर रहे थे, जतिन एकदम से रोना शुरू करते हैं बिलक बिलक के, मम्मी मम्मी मुझे चेन से खोल दो ना मम्मी, पापा मुझे क्या हुआ है पापा। सब ये देख रहे जतिन ठीक हो गया। जतिन की तरफ जैसे ही आगे बढ़े एकदम से, मौलाना हूँ मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी कब्र पे मूत के आया है ये, इसे लेके जाऊंगा, कोई नहीं बचा सकता इसे। हुआ क्या, मोहल्ले के जितने भी लोग थे अब वो मौलाना ही ढूंढने लगे। वो अलग अलग जगह जाने लगे, दरगाह की तरफ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जितने भी रिलेटिव्स हैं। इतने में हुआ क्या, इनके पापा ने और बाकी जो रिलेटिव्स घर में थे उन्होंने दिमाग लगाना शुरू करा, गंगा जल की बूंदें इनके मुँह पर मारी, हनुमान चालीसा चला दी, और वो मौलाना पता है क्या बोल रहे हैं, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करिए,
मैं इस परिवार के हर इंसान को लेके जाऊंगा। और इन सब चीज़ों में एक डरावनी चीज़ जो हो रही थी, वहाँ पर जो 4-5 साल की बच्ची थी ना, बड़े भाई की लड़की, उसको बार बार वो देखता और इस तरीके से देखता कि तुझे मैं लेके जाऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पर डर का माहौल इस तरीके से हो रखा था कि अब घर में रुका कैसे जा सकता है भाई। एक मौलाना को कहीं से पकड़ के लेके आए रिलेटिव, और वहाँ पर जब घर में लेके आए उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे इनके अंदर कोई मौलाना जी की एंटिटी आ रखी है, ऐसा वैसा है। उस मौलाना को ये तो था कि मैं निकाल दूंगा, झाड़ फूक कर दूंगा, कुछ ना कुछ कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने, जो बाहर से मौलाना आए थे, उन्होंने जतिन के अंदर के मौलाना को देखा, उन्होंने बस एक तरफ देख के वो क्रीपी स्माइल की। जो मौलाना था ना, उसको एकदम से झटका लगा, यूँ वो बोलने लगे, ये वो वाले मौलाना है, ये नहीं छोड़ेंगे, मैं इन्हें सिर्फ शांत कर सकता हूँ, मैं इन्हें निकाल नहीं सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। और बता दिया कि मेरे बस की नहीं है, मैंने बस शांत कर दिया। तो उस टाइम क्या हुआ था, जतिन के अंदर जो मौलाना की एंटिटी थी वो एकदम से शांत होकर बैठ गई। घर वालों को किसी ने फ़ोन पे कंसल्ट करा कि वहाँ पर एक मंदिर है जिसमें इसी चीज़ का उतारा होता है। उस मंदिर की खासियत क्या है मैं नाम नहीं बताऊँगा। उस मंदिर की खासियत है कि वहाँ पर एक झरना बहता है। अगर तुम उस इंसान को उस झरने में ले जाओ और वहाँ से अगर बाहर लेके आओगे झरने में से, मतलब जो चलता पानी है उस मंदिर का, तो वो इंसान ठीक हो जाएगा। काफ़ी हद तक ठीक हुए हैं वहाँ पर लोग। बस आपको करना क्या है, पुराने कपड़े आपको वहीं की वहीं जलाने पड़ेंगे और नए कपड़े में आपको उस इंसान को लाना पड़ेगा। उस टाइम पर जतिन को लेके गए उस मंदिर में, और उस मंदिर में फटाफट से उन्हें झरने के अंदर या चलते पानी के अंदर डाला गया और खींच लिया। तो वहाँ पर जतिन जो थे वो शांत हो गए। इसके बाद वहाँ पर जो पुराने कपड़े थे उन्हें जला दिया गया और जतिन को नए कपड़े पहना दिए गए। जब जतिन वापस आ गए तो जतिन के अंदर पोजेशन तो नहीं दिखता था, लेकिन जतिन की आंखें चढ़ी रहती थी। हमेशा ऐसा लगता था कि उनके ऊपर कोई तो चीज़ कब्जा करके बैठी है। इन दिनों जतिन की संगत बिगड़ गई और उन्होंने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से जब भी वो घर पे आते तो वो सारा सामान तोड़ फोड़ कर देते। इन हरकतों को ऑब्जर्व करते करते इन्होंने क्या करा, जतिन को एक पागल खाने में डाल दिया। पागल खाने में डालने के बाद 1 साल बीत गया। इन्हें लगा अब जतिन सही हो गए होंगे। जतिन को ये 1 साल बाद घर पे वापस लेके आए। घर पे वापस आने के बाद जो रवैया 2 दिन के लिए ठीक हुआ था, जतिन फिर वही हरकतें करते घर पे। वो बाहर जाते, उन्हीं दोस्तों में बैठते, वहीं जाके ड्रग्स करते और घर पे आके सारा सामान तोड़ फोड़ कर देते। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अक्षय भाई अब तो पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं ना, आप क्यों इतना बता रहे हो। लेकिन कुछ ही टाइम बाद, मुश्किल से 1-2 महीने बाद, जतिन को नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया गया। जहाँ पर जतिन रहते वहाँ से कॉल करते, अपनी मम्मी से दरख्वास्त लगाते कि मम्मी प्लीज़ ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चले जाओ। इनकी मम्मी इतनी पिघल गई, बड़े भाई को भेज दिया कि एक काम कर, इसे वापस लेके आ जा। घर पे वापस लेके आ गए। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी, वही ड्रग्स करना, वही घर में तोड़ फोड़, बच्ची को घूर के देखना, पूरे घर में चिल्लाना, मोहल्ले में बेइज्जती करवानी। इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो इन्होंने करी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, एक दिन ही अपने घर से बाहर निकले और वहाँ पर नंगे जाके बैठ गए। पूरा मोहल्ला इस चीज़ को थू कर रहा था कि ये इंसान क्या था और ये इंसान क्या हो गया। मतलब क्या सही में एक पोजेशन एक इंसान को इस तरफ ले जा सकता है। और फाइनली उठा के इन्हें दोबारा नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया गया। वहाँ पर जाने के बाद ये रोते बिलखते कि मुझे घर लेके आ जाओ, ये पहलवान मुझे बहुत मारते हैं, नशा नहीं करने देते, मुझे ज़बरदस्ती दवाइयाँ खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। इनके घर वालों को समझ में आ गया था कि अब कम से कम 6 महीने 1 साल इसे अंदर रहने देना, तभी इसे निकाल के लेके आएंगे। लेकिन कुछ कारणोंवश ताऊ जी की डेथ हो गई। ताऊ जी इस दुनिया को अलविदा करके चले गए, जिस वजह से दोबारा जो है जतिन को घर में वापस लाना पड़ा। जतिन जब इस बार घर में वापस आए तो वो बिल्कुल ठीक थे। बड़े भाई ने एक उनकी दुकान खुलवाई, ये बोल के कि जतिन तुम अब काम संभालो, कुछ टाइम बाद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, अब तुम काम पे ध्यान दो, क्योंकि पापा नहीं रहे तो फाइनेंशियल इश्यूज़ आएंगे। और इनके घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ आए भी, जिस वजह से घर परिवार बहुत टूट रहा था। जतिन के अंदर सडन चेंजेस देखे गए कि वो बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने नशा करना बंद कर दिया, उन्होंने बिल्कुल एक सात्विक भोजन शुरू कर दिया, ना मदिरा ना मांस ना कुछ। जतिन दुकान पे जाते, घर आते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, 7वीं शाम जब जतिन दुकान से वापस घर आए, बड़े शांतिपूर्वक वो घर पे आए, खाना खाया, उन्होंने पूरे घर का जायज़ा लिया। वो घर से बाहर गए ये बोल के कि मैं थोड़ी देर घाट की तरफ घूमने जा रहा हूँ। ये गए और फिर 2 घंटे बाद ही वापस आते हैं। बड़े भाई जो थे वो LED देखने लग रहे थे, वहाँ पर LED मतलब जो टीवी था उसमें कुछ देख रहे थे। इतने में जो उनकी वाइफ थी वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर सुला रही थी। उनकी नज़र पड़ी जतिन के हाथ में एक लोहा
सरिया जैसा कुछ, और वो अपने बड़े भाई के कमर पे घोंपने ही जा रहे थे। इतने में जो भाभी थी उनकी, मतलब जो बड़े भाई की वाइफ थी, वो सामने आ गई और उसके हाथ में पूरा सरिया आर पार हो गया। पूरा मोहल्ला हिल गया, हैरान हो गया कि ये चीज़ हुई क्या, जतिन ने ये चीज़ कर क्या दी। पूरे मोहल्ले वाले आए, उन्होंने जतिन को खूब पीटा। घर परिवार की बात थी, पुलिस केस नहीं हुआ, लेकिन समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, जतिन ने क्या कर दिया, मतलब समझ नहीं आ रहा। और फिर एक ही चीज़, जिस चीज़ का डर था, मैं वही मौलाना हूँ, मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता, इस पूरे घर को खा जाऊंगा मैं। और फिर उस 4 साल की बच्ची की तरफ देख के, इसकी बलि चाहिए मुझे, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद अचानक से जतिन वहाँ पर बेहोश हो गए। जतिन की आंख खोली, जतिन देखते हैं कि मेरे आसपास इतने सारे लोग कैसे हैं। जतिन से पूछा गया कि तूने कल रात क्या किया, तुझे होश है? तूने अपनी भाभी के हाथ में सरिया घोंप दिया। जतिन ऐसे कह रहा, मैं सरिया थोड़ी ना घोंप सकता हूँ, क्या बात कर रहे हो, वो मेरी भाभी है, मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ। तो जैसे इनकी मम्मी ने बोला, जतिन की मम्मी ने, कि आप सब बाहर चले जाओ, मुझे मेरे बेटे से बात करने दो, मेरा बेटा दिमागी रूप से ठीक नहीं है। जतिन बस यही कह रहा, मम्मी मेरे साथ क्या हो रहा है, मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। तो इनकी मम्मी सामने बैठी थी, उन्होंने बोलना शुरू किया कि जतिन बेटा, तेरे पापा नहीं है, अब हम घर कैसे चलाएंगे। इन्होंने एक ऐसी हरकत की, अगर सही में मोहल्ले वाले नहीं होते ना, ये उस दिन अपनी माँ को ख़त्म कर देते। बोलते बोलते इन्होंने अपनी मम्मी की आंखों में ऐसे उंगलियां घोंप दी। इनकी मम्मी ने जब आंख पकड़ी, कान पकड़ के पूरा खींच लिया और रगड़ना शुरू कर दिया कान के बल। पब्लिक भाग के आई अंदर, इनको इतना पीटा कि ये बेहोश हो गए। और जब सुबह आंख खुली, जतिन पागल खाने में थे। 2 चीज़ें बहुत कंफ्यूज कर रही थी यार, या तो ये पागलपन है या फिर वो मौलाना अभी तक इसके शरीर से गया नहीं है। हुआ क्या, 1 साल बीतने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाई, क्योंकि हर 2-1 महीने में, हर 3-4 दिन में कहीं ना कहीं कॉल आता था जतिन का कि मम्मी मुझे वापस बुला लो, मम्मी मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा, मैं ठीक हो गया हूँ, मम्मी मैं ठीक हो गया हूँ। 1 साल बीतने के बाद जतिन के बड़े भाई कुछ लोगों को अपने साथ, रिलेटिव्स को लेकर गए जतिन को वापस लाने के लिए। जैसे ये पागल खाने में पहुँचे, वहाँ पर जैसे ही जतिन के सामने पहुँचे, जतिन ने वहाँ पर हंसना शुरू कर दिया कि मैं तो वही मौलाना हूँ, मुझे कहाँ इससे अलग करोगे, मुझे वहीं छोड़ाओ जहाँ से मुझे लेके आए थे, मेरा कोई इलाज नहीं है। भाई इन्होंने फैसला कर लिया कि अब इसे पागल खाने में रहने दो, इसे यहीं छोड़ो, पता नहीं इसे क्या हो गया, लेकिन इसका कोई इलाज या उतारा नहीं मिल पा रहा। और उसके बाद ये लोग घर आ गए। 2026 चल रहा है और काम्या बता रही है कि मैं तो 26 साल की हो गई, लेकिन ये चीज़ें अभी भी ऐसी की ऐसी हैं कि वहाँ से फ़ोन आता है और पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन काम्या ने बताया कि मुझे अक्षय इतनी सारी चीज़ें कैसे पता है, क्योंकि जो भाभी है वो मेरे बहुत क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा। वो मुझे पल पल की चीज़ें बताती है कि घर में क्या चलता है। और फिर इन्होंने खुद से ये चीज़ बोली कि आप कहीं पर भी टॉयलेट कर देते हो, कहीं पर भी पी के कुछ भी कर देते हो। एक टाइम पे तो मेरे दिमाग में आया था और मैंने उनसे पूछा भी कि भाई लड़की ने तो नहीं दे दिया था कुछ खाने में या कुछ कर तो नहीं दिया था। उन्होंने साफ बताया कि लड़की तो बहुत शरीफ थी, उसने कुछ कभी ऐसा किया ही नहीं। ये तो किस्मत की मारी थी वो लड़की की। 8 साल उसने जतिन को दिए और जतिन ने 8 साल अपने दिए और ये फिर भी एक ना हो पाए। जतिन पागल खाने में सड़ रहे हैं और उनके ठीक होने की जो है देखी जा रही है कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन कि आप चलते फिरते कहीं पे भी ऐसे टॉयलेट नहीं कर सकते। आपको लगता है मैं बस कुछ भी कर दूंगा और चीज़ें कुछ नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं है। वो मौलाना की कब्र पे टॉयलेट करके आए थे। और जब हम डायन, मौलाना, भ्रम राक्षस जिनकी बात करते हैं ना, ऐसी एंटिटीज़ की, हमें पता चलता है कि वो हमें सुन रही हैं। हो सकता है कि हमारे आसपास अभी भी कोई हो। हालांकि ऐसे डराने का हमारा मोटिव नहीं था, लेकिन हम हमेशा ये कोशिश करते हैं आपके सामने ऐसे रियल इंसिडेंट लाए जहाँ पर आप चीज़ें सीख पाए, समझ पाएँ। और फिर आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई हमारा मोटिवेशन बना के रखो यार, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। हम ऐसे रियल इंसिडेंट आपके सामने लाते रहेंगे। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को प्यार दें जितना ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ और शो, और आपको पता है कि वो हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जो लोग हमें ये रियल इंसिडेंट भेजते हैं वही आकर उस पर रियल इंसिडेंट बताते हैं कैमरे के सामने। अगर आपको कभी ऐसा लगता है यार
मेरे साथ भी कोई चीज़ घटित हुई है और मैं कैमरा पे बताना चाहता हूँ, मैं बैठ के सारी चीज़ें जनता के सामने रखना चाहता हूँ, अपना दर्द बताना चाहता हूँ कि क्या हमारे साथ हुआ। शमशानी मशानी कोई भी चीज़ आप अगर बताना चाहते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई मैं आना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट में। दिल्ली में हमारा सेंटर है, एक बार आपकी रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम आमने सामने बैठेंगे, जनता के लिए कुछ अवेयरनेस कंटेंट लाएंगे जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से आप स्पॉटिफाई को प्यार दे रहे हैं, धन्यवाद, मज़ा आ जाता है। स्पॉटिफाई पे हम ट्रेंड में चल रहे हैं, चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। तो यूट्यूब इंस्टाग्राम को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए। फेसबुक पे हमने 1,33,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए हैं आपके प्यार की बदौलत, और इसी तरीके से हम जो है संख्या बताते रहेंगे ताकि संख्या जो है बढ़ती रहे आपके प्यार की बदौलत। इसी तरीके से जितना ज़्यादा हो सके हमारे रियल इंसिडेंट को शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने भाई बहनों के पास, कज़न्स के पास, क्योंकि आपको पता है कि चलते फिरते एक गलती, सिर्फ एक गलती किसी भी एंटिटी को जागरूक कर सकती है। और एक बार अगर वो एंटिटी इस दुनिया में आई तो आपको यहाँ से घसीटती हुई उस दुनिया में लेके जाएगी। तो गलती ना हो इसलिए हमारे इंसिडेंट उन तक पहुँचाइए। जितना ज़्यादा हो सके अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एक बार चले गए बहुत तड़पोगे, बहुत तड़पोगे। ये आशिकी तो फिर भी बहुत पीछे की चीज़ है, प्यार मोहब्बत बहुत पीछे की चीज़ है। माँ बाप अगर एक बार चले गए ना, ज़िंदगी भर बस बोलते ही रह जाओगे कि काश मेरी माँ होती, काश मेरा बाप होता। आज आपके पास है, आप बहुत लकी हो। उन्हें जितना ज़्यादा हो सके प्यार दो, इज़्ज़त दो, जितनी ज़्यादा हो सके भाई कर दो जो कर सकते हो। अगर हमारी जनता हो, हमसे प्यार करते हो तो उनसे भी करो। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, जिन्होंने जितना किया उनके लिए कुछ तो करके देखो एक बार, उनके चेहरे पे स्माइल आएगी, अच्छा आपको लगेगा। इसके बाद आपको पता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ पूजनीय, भूमिया देवता, भगवान जितने भी उन्हें पूजिए। हम इसी तरीके से आपके लिए नए सब्सक्राइबर्स, नए क्रिएटर्स, नए रियल इंसिडेंट लाते रहेंगे। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। क्यों लाया है मुझे यहाँ पर, क्यों लाया है मुझे छोड़ा, मुझे जहाँ से लाया है मुझे जाने दे। और घर से भागने लगे। उनको बहुत सारे लोग मोहल्ले के मिलके पकड़े, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे, बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। और इनके पापा बिल्कुल हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, उनको इन्होंने गर्दन से पकड़ के हवा में उठा दिया बिल्कुल। और मैंने ये अपने आँख से देखा, छुप छुप